बच्चों, क्लास 12th के इम्पोर्टेंट लेक्चर की सीरीज में मैंने आज एक टॉपिक उठाया है जो कि देख पा रहे होंगे आप एलसीआर सर्किट से रिलेटेड है। और एलसीआर सर्किट के बारे में समझने से पहले आपको एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आपको बात नहीं पता है और उस बिहाफ पे लेके चलता हूँ कि एल जो बना हुआ है यहाँ पे ये इंडक्टेंस को बताएगा। ठीक है, जो इंडक्टिंग यानी कॉइल जो होंगी उनकी इंडक्टेंस को बताएंगे हम लोग, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे किसी सर्किट में रेसिस्टेंस होता है या वायर होता है, मेरे पास उसके पास रेसिस्टेंस होता है, जिस तरह से मैंने बना रखा है एक वायर के अंदर रेसिस्टेंस होता है आर यानी करंट के फ्लो में जो रिस्ट्रिक्शन डालता है वो है रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टर बना होता है और उसकी कैपेसिटी एक तरीके से जो डिफाइन करने वाला टर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोला जाता है। सिमिलरली इंडक्टर में आ जाता है इंडक्टेंस और कैपेसिटर में आ जाता है, देखिए कैपेसिटर में आ जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे रेसिस्टेंस को आर से और यहाँ पे इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उनके कंबाइंड सर्किट को इस तरीके से बना रखा है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वन थिंग, हम लोगों को ये बात पहले समझनी होगी कि ये क्या चीजें लिखी हुई है हमारे सामने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले हमें समझना होगा आर सर्किट के बारे में। देख सकते हैं आपने, हमने सबसे पहले एक रेसिस्टर बना रखा है। रेसिस्टर को एक अल्टरनेटिंग सोर्स, जाहिर सी बात है टॉपिक हमारे अल्टरनेटिंग चैप्टर से ही है, अल्टरनेटिंग करंट नाम के चैप्टर से। तो सबसे पहले हमने लिख रखा है वोल्टेज की इक्वेशन जो कि V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आपको कभी कभी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी नाम से मिलेगा, या फिर करंट के बिहाफ पे बात करें तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से इक्वेशन हमको मिल सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने मान रखा है कि आर रेसिस्टेंस को मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ रखा है जिसकी इक्वेशन इस तरीके से दी गई है। तो हमने एक ड्रॉ किया है कर्व, एक तरीके से फेजर डायग्राम जिसको बोला जाता है। आर सर्किट के अंतर्गत अगर बात करें तो वोल्टेज करंट के साथ पैरेलल होता है, यानी कि वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज व्हेनेवर देयर इज अ ओनली प्योर आर सर्किट। जब भी कभी आपके पास प्योर आर सर्किट रहेगा उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों सेम फेज में रहते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द सी सर्किट यानी कैपेसिटिव सर्किट हमारे पास है, वो की प्योर सी सर्किट है। यहाँ पे प्योर लिख सकते हैं आप, प्योर आर लिख सकते हैं, यहाँ पे प्योर एल हो सकता है। तो प्योर सी सर्किट जब भी कभी हमारे सामने होगा बच्चों, तो प्योर सी सर्किट में V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज द यू कैन से इक्वेशन ऑफ द सोर्स। जो हमारे पास सोर्स यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई गई है उस वोल्टेज की इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और उसे कैपेसिटर से जोड़ दिया गया है। और बच्चों आप देखिएगा उस कंडीशन में मैंने बना रखा है, जब प्योर सी सर्किट होता है उस कंडीशन में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहती है, π/2 डिग्री लैग करती है। आप देख पा रहे हैं, वी कैन से दैट इन द प्योर सी सर्किट करंट लीड्स बाई वोल्टेज बाई π/2, या फिर उल्टे शब्दों में बोल सकते हैं वोल्टेज लैग्स बाई यू कैन से π/2 डिग्री। ठीक है, π/2 रेडियन और 90 डिग्री विद द करंट। ठीक है बच्चों, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि या तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, लैग कर रही है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। तो ये तो हो गया सी सर्किट का। यहाँ पे एक होता है जैसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं V इज इक्वल टू द आई आर। ठीक है बच्चों, ये प्योर आर सर्किट इसलिए V इज इक्वल टू आई आर लग सकता है और V इज इक्वल टू वी नॉट इक्वेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बात करूं आपके पास में, तो आप यहाँ पे भी इसकी जो V इज इक्वल टू द आपने पढ़ रखा है Q/C। ठीक है, तो उस बिहाफ पे इस वोल्टेज को इससे कंपेयर करके आप चाहे तो इक्वेशंस निकाल सकते हैं करंट की, यहाँ से भी करंट की इक्वेशन निकाली जा सकती है। अभी मैं सिर्फ आपको सिखाने वाला हूँ फेजर डायग्राम के बारे में। इसके बाद एलसीआर सर्किट समझना हमारा इस लेक्चर का एक तरीके से कह सकते हैं मोटिवेशन या मोटिव है। उसके बाद इसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन भी सीखना चाहेंगे हम। तो मैंने कहा बेटा आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मर्ज करके आप करंट इक्वेशन को निकाल सकते हैं इजिली। मैंने आपसे बोला है कि बेटा इन द प्योर सी सर्किट व्हेनेवर यू हैव इन यू कैन से प्योर सी सर्किट, तब करंट 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज से। ठीक है, तो इस तरीके का फेजर डायग्राम कुछ बनाना पड़ेगा π/2 के साथ में। यहाँ पे एक सी लिखा हुआ है, मैंने कहा इसकी जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे से आर सर्किट का, तो आर इक्वल टू V/I आता है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है। ऐसे ही सी सर्किट की एक होती है, बट उसे रेसिस्टेंस ना बोल के उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसे एक्ससी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट ओम आती है, इसकी भी यूनिट ओम ही आएगी। बच्चों एक बात याद रखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है एक्ससी इज इक्वल टू द, उसे 1/में ओमेगा सी बोलते हैं बच्चों। सी इस सर्किट में जो कैपेसिटर लगा है
उस कैपेसिटेंस को डिनोट करेगा, और ओमेगा जो होगा ये इस इक्वेशन से आप कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो कभी कभी न्यूमेरिकल डायरेक्ट हमारे पास आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बच्चों तो याद रखने वाली बातें हैं, जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। मेरा अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आना ही आना है, इंट्यूशन फीलिंग है मेरी कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो बच्चों आप प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। और देख लीजिए आप अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला टॉपिक मैंने उठा रखा है, एल सर्किट के बारे में बनाना है या बताना है। तो एल सर्किट में देखिए पहले इंडक्टर को हमने लगा रखा है अल्टरनेटिंग सोर्स से, और एक बात जरूरी समझने की जरूरत है कि इन द प्योर एल सर्किट, कभी कभी आपके पास में एक प्योर एल सर्किट होगा तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि वोल्टेज से करंट लैग कर जाया करेगी, या फिर वोल्टेज करंट से लीड कर जाएगी। वोल्टेज लीड्स बाई पाई बाई टू रेडियन और 90 डिग्री बाय द करंट यू कैन से, और करंट लैग्स 90 डिग्री विद द वोल्टेज। धारा या करंट जो होती है वो 90 डिग्री लैग करती है, पीछे होती है वोल्टेज के कंपैरेटिवली, या वोल्टेज जो होता है वो 90 डिग्री आगे होता है करंट से। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो हमें जानना होगा प्योर एल सर्किट के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके लिए भी आप चाहें तो E इज इक्वल टू एक फॉर्मूला जानते हैं, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ नेगेटिव साइन लेंज लॉ को बताने के लिए होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि आप चाहें तो इस बात को सही लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, मैंने कहा इक्वेशन होगी, या V इज इक्वल टू, आप जाहिर सी बात है यहाँ वोल्टेज को, इसके वोल्टेज को इस वाले वोल्टेज साथ कंपेयर कर लीजिएगा, आप आसानी से करंट की इक्वेशन को निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब टारगेट इस बात से है कि इस सर्किट के लिए एक, जैसे इस सर्किट में एक रिएक्टेंस आया है, इसकी यूनिट मैंने बताया ओम आएगी। ठीक है, ओम लिखेंगे, इसकी भी यूनिट ओम ही होती है, आर की यूनिट भी ओम ही होती है। ऐसे यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस आता है, लेकिन उसको रेसिस्टेंस ना बोल के उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी प्योर एल सर्किट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। ठीक है, ये एक्ससी है, कहां पे लिखा है मैंने, ये एक्ससी है, और ये है एक्सएल। एक्सएल की इक्वेशन जो आती है वो आती है ओमेगा इनटू में एल। एल जो होती है बेटा ये इंडक्टर की ये जो हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है इसकी इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ओमेगा इसकी इक्वेशन से निकाली गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो इस तरीके से मैंने एलसीआर सर्किट में आपको बता दिया है कि एलसीआर अगर अलग अलग हो हमारे पास में तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन हमारे पास दिखता है, और कितना डिग्री लैग करता है, या कोई कितना एंगल यू कैन से लीड करता है। ठीक है बच्चों, अब हमें सीखना है एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो बच्चों अभी तक तुमने ये बात जान लिया होगा कि एलसीआर सर्किट किस तरीके से, अगर अलग अलग हैं तो किस तरीके से करंट और वोल्टेज के बीच में यू कैन से कि ग्राफ या फेजर डायग्राम कैसा होगा, या मैकेनिक्स उसकी कैसी होगी। आपने एक्सएल और एक्सी के बारे में जान लिया। ठीक है, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाएगा, और उनकी यूनिट के बारे में जाना। अब एलसीआर सर्किट के बारे में जानना है। मैंने एक एलसीआर सर्किट बना रखा है, मतलब द सर्किट विच इज कंटेनिंग L, C and R, all these things you can say L and C and R are connected, you can say all are connected along with the alternating source। यहाँ पे alternating source हमारे पास V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी करते हुए है। मैंने कहा भाई V नॉट यहाँ पे पीक वोल्टेज को बताता है, और VRMS हम लोग जानते हैं रूट मीन स्क्वायर, जो आपके पास में क्या बोलते हैं वोल्टेज होता है, उसके बारे में बताता है। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS की वैल्यू V नॉट अपॉन में √2 होती है। ये बात आप पहले भी डिराइव कर चुके हैं, पहले के लेक्चर में आप देख सकते हैं जाकर के कि VRMS कैसे प्रूव हुआ है V नॉट अपॉन √2 के बराबर। अभी इस लेक्चर में समझना है कि इस लेक्चर के बिहाफ पे हमें जानना चाहेंगे कि ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये डेरिवेशन भी आ सकता है कि इस सर्किट के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या आता है डिराइव करें, या इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल या वोल्टेज क्या आएगा वो बताइए। ठीक है, तो बेटा हम इस बात को मानेंगे। आप जानते हैं कि इस सर्किट के लिए अगर मुझे सिर्फ पोटेंशियल निकालना होता है, यानी कि आर सर्किट होता है, तो V इक्वल टू आई आर एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही इसके लिए निकालते हैं तो हम जानते हैं आसानी से हम लोग V इक्वल टू द आई इंटू में XC लिखते हैं इस कंडीशन में, है ना। और यहां पे अगर लिखना होता तो V इक्वल टू द आई इंटू में XL लिखा करते। ठीक है, तो हर एक टर्मिनल्स पे हम चाहे तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजिली, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हमको समझने की जरूरत है कि बेटा अगर हम आर सर्किट प्योर लिए थे तो याद होगा आर सर्किट में VR और करंट के बीच दोनों सेम फेज में थे। वो बात अलग की है कि करंट को एक छोटे स्केल से दिखाना होता था वोल्टेज के बिहाफ पर। अगर वोल्टेज और करंट दोनों दिखा रहे होते तो करंट की स्केलिंग छोटी होती है, वोल्टेज थोड़ा बड़ा बनाया गया होता है। ठीक है, फेजर डायग्राम में। अगर इसी जगह पर मैं सी सर्किट की बात करूं तो वोल्टेज के साथ में नहीं करंट के बिहाफ पे आप बात करेंगे तो करंट
और वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री का एंगल था, आप देखेंगे तो 90 डिग्री में बना हुआ था वोल्टेज और करंट की। ये अपने पास में करंट है ना, एक्चुअली मैंने स्मॉल लेटर बनाया है तो ये आई बनाया हुआ है। ये वी आर मैंने पोटेंशियल को बता रखा है आर सर्किट के। इसी जगह मेरे पास में अगर एल सर्किट होगा तो आप देखेंगे एल सर्किट आई से के साथ में 90 डिग्री पे होता है। देखो ये 90 डिग्री पे है, इनके और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसके और इसके ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपके पास में वीएल। तो वीएल और आई के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो देखने से आपको लग रहा होगा कि वी आर और वीएल दोनों एक दूसरे के पास में 90 डिग्री पे हैं, वीसी और वी आर भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। इसका रिजल्टेंट तो बच्चों मुझे निकालना है। इसका रिजल्टेंट बिल्कुल हमें वेक्टर के हिसाब से निकालने को मिल जाता है बहुत आसान तरीके से। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं वेक्टर नहीं लगा रहे हैं बट वेक्टर के ही जैसे ही हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है। तो उस जगह पे हम लोगों को वो बेसिक बात थी है ना, पहले के लेक्चर में बताया जा चुका है। यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम बनाएंगे, मतलब इस और इस को, जैसे वहां पे आप जानते हैं एक वेक्टर ऊपर की ओर है ए और एक वेक्टर नीचे की ओर है बी वेक्टर, ठीक है। और दोनों को रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो इसको अगर ऊपर की ओर ले जाए डायरेक्शन बदलेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। मान लो इनको जोड़ रहे हैं डायरेक्शन बदलते ही, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऊपर, ये एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर है, तो इनको जोड़ेंगे तो इस तरीके से लिख के आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी काम करना है। यहाँ पे वीएल बड़ा होता है बच्चों, वीसी छोटा होता है। तो और हो सकता है कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं जिसमें वीएल हमारे पास में छोटा आ जाता है, तो क्योंकि इसलिए अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगाया जाता है बीच में माइनस की जगह पे। तो आप देखिए जरा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऊपर आ जाएगा वीएल माइनस का वीसी, ये वीएल लिखा हुआ है, वीएल माइनस का वीसी, ये ऊपर की ओर जब रिजल्टेंट लिखा, और इधर साइड में तो वीआर बना हुआ है। आप चाहे तो करंट के बिहाफ पे बता सकते हैं, बट अभी हम करंट को ना लेकर के हम वोल्टेज को ले रहे हैं, ठीक है, आर सर्किट का। अब बेटा इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री ना रहकर के जो इनका रिजल्टेंट एक्चुअली बना रहा हूं, इन दोनों के एंगल नहीं, इनका रिजल्टेंट वीएल और वीआर का रिजल्टेंट जो आएगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते थे तो आप जानते हैं आर इक्वल टू द अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा में वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। तो आप इजिली बात को समझते हैं। तो हम उसी बिहाफ के उसी लॉजिक को लगा करके हम निकाल रहे हैं कि इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट जो आएगा वो V आएगा, और V जो है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, मान लेते हैं वो फाई एंगल पे है। कितने एंगल पे बच्चे होगा, फाई एंगल पे हो। तो उस कंडीशन में आपको समझना होगा कि हम चाहे तो tan फाई का भी मान निकाल सकते हैं, cos फाई भी निकाल सकते हैं, और भी डिफरेंट चीजों का आसानी से इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बट अभी टास्क है वोल्टेज के ऊपर। तो रिजल्टेंट V का मान, अब अगर आप सोचिए ये VL है तो इसके सामने एक पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए तो ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी, VL माइनस का VC। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई V की, ये वाली डिस्टेंस है VL माइनस VC की, और ये डिस्टेंस है VR। तो आप ट्रायंगल में अगर आप सोचें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास में V स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, देख पाएंगे VL माइनस VC टू दी पावर 2 प्लस में आप आगे क्या लिख सकते हैं VR टू दी पावर 2। ठीक है बच्चों, तो बात क्लियर हो रही। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहूं तो आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला रहा है अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC टू दी पावर 2। ये अपने पास है वोल्टेज का। मैं अगर रिजल्टेंट वोल्टेज इस सर्किट के लिए बताना चाहता तो ये फॉर्मूला हमारे पास इजीली एप्लीकेबल था। अब बच्चों इसी के बिहाफ पर मैं जो इक्वेशन ये हमारे पास लिखी हुई है, एक्चुअली मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ VC। ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, इसी इक्वेशन का हम यूज करके इजिली, ठीक है बच्चों, यार थोड़ी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, बोर्ड मेरा छोटा था तो मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा और ओरल में बोल दिया इस चीज को। आप मैनुअली वहां पे करिएगा जरूर पेपर में अगर आता है तो। वैसे सब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग इस चीज को आगे और सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट था इंपीडेंस निकालना बच्चों। तो इंपीडेंस के लिए मैंने कहा V इज इक्वल टू, जो V है ये सर्किट में, यानी कि जो सर्किट का वोल्टेज है वो V है, और V जो होता है वो एक्चुअली में VRMS होता है, क्योंकि करंट जो बहती है वो IRMS सर्किट में फ्लो करती है, इसलिए वोल्टेज भी हम जो लिखते हैं वो VRMS होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू द, ये VRMS इंटू में जो लिखा हुआ VRMS इक्वल टू, तो आप VRMS इक्वल टू द लिख सकते हैं IRMS इंटू में Z। Z इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इस रेसिस्टेंस और इन रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से, जैसे इससे पोटेंशियल बना हुआ है, कॉमन पोटेंशियल V हम लोगों ने निकाला है, वो इन सबके पोटेंशियल से मिलकर बना है। सिमिलरली हम इंपीडेंस बनाएंगे, इंपीडेंस एक तरीके का रेसिस्टेंस है जो इन सभी रेसिस्टेंस से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस को हम जो इस तरह बनाए हुए हैं, अभी इसी को हम चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे VL के बजाय हम लोग चाहें तो XL लिख दें, यहाँ VC के बजाय यहाँ चाहें तो XC लिख दें, और VR के बजाय हम यहाँ चाहें तो R लिख दें।
और उस कंडीशन में जब मैं रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करूंगा तो आप जानते हैं XL माइनस XC और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा R। इन दोनों का रिजल्टेंट आप बनाना चाहेंगे बेटा तो ये देखिए हमारे पास में आ गया है रिजल्टेंट Z, ठीक है, थोड़ा ऊपर तक बन गया, ये हो गया Z और ये हो गया हमारे पास में एंगल, ठीक है, ये हो गया एंगल जो इनके बीच का है। अब चाहे तो फिर से वही चीज लगा करके हम लोग वही टेक्निक के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहीं पे ही V इक्वल टू द आई आर एम एस इंटू जेड लिख सकते हैं, आई इंटू जेड लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जो करंट है क्योंकि आई आर एम एस ही फ्लो करेगी, मैंने बोला क्योंकि आई आर एम एस अगर यहाँ से निकल रही है तो वो पूरे सर्किट में ही फ्लो करते हुए जाएगी। यहाँ पे भी आई आर एम एस आएगा तो VL इक्वल टू द आई आर एम एस इंटू में XL, VC इक्वल टू द आई आर एम एस इंटू में XC और VR आ जाएगा आई आर एम एस इंटू में R। तो इस तरीके से आप इस बात को कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आप जान सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू द, क्योंकि आई सब में से कॉमन होकर कट जाया करेगा तो जेड इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के बिहार पे भी प्रूव कर सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू द आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू द पावर 2। या आपके पास रिजल्टेंट जो इंपीडेंस आया है इसे बोलते हैं इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट, ठीक है। तो मैंने कहा जेड इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आर स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC टू दी पावर 2 आया हुआ बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बोर्ड के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बता दिया है। जेड इक्वल टू द अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू दी पावर में 2। अब इंपॉर्टेंट ये है कि XL और XC में हो सकता है कभी XC बड़ा हो, तो मैंने इसीलिए सिंबल यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। और आप जानते हैं चाहे XL माइनस XC करूं चाहे XC माइनस XL करूं, दोनों का ही जब भी कभी स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू हमारी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो वो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं डालेगा इस बात पे, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद क्या सीखना है वो है रेजोनेंस की कंडीशन, भी कई बार पेपर में आ जाती है कि रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी बताइए आप हमें। तो बच्चों बस पहले इसको रिमूव करना है, उसके बाद में हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन सीखेंगे। आफ्टर दैट 1 या 2 न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इंपीडेंस का फॉर्मूला डिराइव किया और देख लिया कि जेड इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू दी पावर 2, जहां पे XL की वैल्यू ओमेगा इंटू एल था और XC की वैल्यू 1 अपॉन में ओमेगा इंटू में C थी। आप आसानी से इस बात को अगर समझ गए हो तो XL का मान हमें पता चल चुका है, XC का मान पता चल चुका है और ओमेगा की वैल्यू तो एज यूजुअल 2 पाई f होता ही था। मैंने कहा रेजोनेंस की कंडीशन को समझना है। रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जब दो डिफरेंट जगह की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाया करें, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं और एक पास में और कोई बंदा बोल रहा हो, दोनों सेम टाइम में बोले और दोनों की ही आवाज दोनों की मैच कर जाए तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की कंडीशन बोली जाती है, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं एक्चुअली में कि XL और XC बराबर हो जाते हैं। तो L सर्किट के जो मतलब आपके पास में इंपीडेंस है वो C सर्किट के इंपीडेंस के बराबर हो जाया करता होगा। तो एट रेजोनेंस की कंडीशन में XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाया करेगी बच्चों। XL की वैल्यू हो जाती है ओमेगा इंटू एल और XC आता है 1 अपॉन में ओमेगा इंटू C। ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाता है ओमेगा इंटू ओमेगा और 1 अपॉन में L इंटू C। सो ओमेगा इज गोइंग टू बी 1 अपॉन में अंडर रूट में LC। ओमेगा की वैल्यू सभी बच्चे भी पढ़ चुके हैं कि 2 पाई f होगा, तो 2 पाई f इज इक्वल टू द 1 अपॉन में अंडर रूट में LC। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में LC आ जाता है बच्चों, देख सकते हैं आप। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट द रेजोनेंस कंडीशन। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में LC। और कई बार बेटा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, C सर्किट का दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, मतलब एक्चुअली में आपको एक वोल्टेज इक्वेशन दी हुई होगी, वोल्टेज इक्वेशन से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, C आपको निकालना हो सकता है या L निकालना हो सकता है। क्वेश्चन में एक चीज दी रहेगी, एक दूसरी चीज निकालनी रह सकती है, या डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेंस की कंडीशन में, आपने ये कंडीशन लगाएंगे रेजोनेंस में कि XL जो होता है वो L सर्किट का जो इंपीडेंस है वो C सर्किट के इंपीडेंस के बराबर हो जाता होगा। और इन दिस वे वी विल गेट द रिजल्ट। वो f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में LC हो सकता है। टाइम पीरियड पूछ ले तो आप t इज इक्वल टू द 1 अपॉन ए फॉर्मूला यूज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब XL और XC बराबर हो जाते होंगे तो Z की वैल्यू वो हो जाती है R के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं XL XC बराबर होते हैं, टर्म वैनिश हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट में R स्क्वायर बचेगा जो कि R के बराबर होगा। Z बराबर आपके पास में R आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि इस कंडीशन में जब आपका Z बराबर R के हो जा रहा है तो आप फॉर्मूला जानते हैं I इज इक्वल टू द V बाई में Z। एक्चुअली में ये VRMS इक्वल टू आपने पढ़ा है, सॉरी IRMS इक्वल टू पढ़ा है VRMS
अपॉन में जेड, और जेड की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर है, तो आई आर एम एस इक्वल टू द वी आर एम एस अपॉन में आर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उस कंडीशन में। तो ये मैंने आपको समझाना चाहा कि बच्चों जब हम एलसीआर सर्किट पढ़ रहे होंगे तो जो जो 2-3 पॉइंट पे हमें ध्यान देना है वो तो है, सबसे पहले फेजर डायग्राम पे ध्यान देना है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इस बात पे जरूर ध्यान देना है कि एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस क्या रिलेशन पाया है हम लोग, और वोल्टेज का क्या रिलेशन हमारे पास में है। आफ्टर दैट हम लोगों को रेजोनेंस की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए और इसके ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल आपको लगानी चाहिए। अब मैं आपको 1 न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल और लगवा करके आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है बच्चों मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन तो मैं एक बात बताना अभी रह गया है उस एलसीआर सर्किट में। वो ये है बच्चों कि आपके पास में जो सर्किट आपने बनाया था अभी अभी ऐसे इस तरीके से हम लोगों ने कुछ रिजल्ट निकाला था जिसको बोले थे VL माइनस VC। ये एक्सिस हमारा होता था VR का और एक रिजल्टेंट आया था V का। इनके बीच में एक एंगल था फाई जिसे बोलते थे बच्चों हम लोग। इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर हम tan फाई ले लें, tan फाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है एंगल के बारे में तो जानना चाहिए आपको। tan फाई की वैल्यू जो आती है वो आती है XL माइनस, क्योंकि आप जाहिर सी बात है पहले तो ये लिख सकते हैं tan फाई, ये वाली वैल्यू भी VL माइनस VC है, और tan फाई का मतलब होता है tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है जो कि है VL माइनस का VC बाई में VR। ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आपने निकाला है। अगर आप चाहें तो इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ आप रेसिस्टेंस के भी लिख सकते हैं या इम्पीडेंस के भी आ सकता है, तो ये आ जाएगा XL माइनस का XC अपॉन में R। अब इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बोला था यहाँ फ्लक्चुएशन का सिंबल लगेगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटा के हम लोग वैल्यू को पुट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। एक और पॉइंट होता है इसे बोलते हैं पावर फैक्टर कॉस फाई। आप चाहें इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। कॉस फाई होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे ये है VR और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है जो है OB। तो आप चाहें इस तरह लिख लीजिए, VR को बोल सकते हैं IRMS इंटू में R और V को बोल सकते हैं IRMS इंटू में Z। तो cos फाई की वैल्यू हमारे पास आने वाली होगी वो आएगी R बाई में Z। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या वर्ड बोला जाएगा? पावर फैक्टर। अब बेटा हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। हमसे कह रहा है कि अगर R के बारे में हमको पता हो, और एक और इंपॉर्टेंट डेटा हमें दे रखा है वोल्टेज के बारे में। ठीक है, मैं इसको हटाना चाहूंगा पहले, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हमने ले रखा है इसमें एक डेटा अलग से दिया हुआ है। जैसे ये 50 वोल्ट का रीडिंग दिखाता है, ये जो आपने इंडक्टर लगा रखा है इसके अक्रॉस जो एक तरीके से वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर के भी अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और एक एमीटर लगा है जो सर्किट की करंट को रीड करेगा और जो कि I से रिप्रेजेंट किया गया है। 220 वोल्ट का हमने सोर्स लगा रखा है 50 हर्ट्ज। जाहिर सी बात है इस सोर्स की वोल्टेज जो दे रखी है VRMS को रिप्रेजेंट करता होगा। हमने आपसे शुरुआत से बोल रखा है कि घरों के अंदर आने वाली सप्लाई जो है वो हमारे पास VRMS है, पीक करंट नहीं है वो। ठीक है, V0 नहीं है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन और दे रखी है इस क्वेश्चन में कि अगर ये सर्किट F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LC को फॉलो करता हो तो मुझे निकालना है VR VC। ठीक है, अभी पहले भी मैंने बोला था VR VC और साथ में I का मान निकालना है। I इस करंट के अंदर इस सर्किट के अंदर जाने वाली करंट है जिसको हम IRMS के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि सर्किट के अंदर जाने वाली करंट होगी IRMS। तो बच्चों अब इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि जब रेजोनेंस की कंडीशन है तो रेजोनेंस की कंडीशन है, अगर सर्किट इफ द सर्किट इज फॉलोइंग द रेजोनेंस कंडीशन देन, सर्किट में अगर रेजोनेंस फॉलो हो रहा होगा तो उस कंडीशन में जो हमारे पास में XL होता है, बच्चों मैं हटाऊंगा इस चीज को, लिखूंगा जो XL XC के बराबर होता है या VL VC के बराबर हो जाया करता है। तो VC का मान अगर हमें VL का मान हमें पता है 50 वोल्ट के बराबर में लिखा हुआ है, तो क्या VC का भी मान 50 वोल्ट नहीं हो जाएगा? 50 वोल्ट के बराबर वो भी आ जाया करेगा। अब रेजोनेंस की कंडीशन में जो जेड का फॉर्मूला था हमारे पास में R स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में यहाँ पे हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जब XL माइनस XC ही हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि VL बराबर VC है तो XL बराबर XC की कंडीशन हमारे पास परमिसिबल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ Z बराबर सिर्फ और सिर्फ R के। ठीक है, और Z बराबर जब R के हो जाता होगा मुझे निकालना था I की वैल्यू, तो I तो IRMS है, मैंने अभी बोल रखा है कि करंट जो वही जाएगी सर्किट में जो IRMS वैल्यू होगी। तो IRMS इक्वल टू फॉर्मूला चलेगा VRMS अपॉन में R की वैल्यू 100 दे रखी है, तो IRMS की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो ऊपर वोल्टेज VRMS की वैल्यू है 220 अपॉन में R की वैल्यू है 100,
तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और IRMS की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.2 एम्पियर। तो बच्चों कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं और डायग्राम देख के हम क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं तो हम बहुत पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को सही से रीड करना है और समझना है कि क्या कंडीशन है, क्योंकि पहली बार क्वेश्चन ऐसा आता है तो बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। बट बेटा मैं आपसे कहूंगा पेशेंस रखना और फोकस करना, जो पढ़ाया गया है उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन फंसना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बच्चों मैं लेक्चर के लास्ट न्यूमेरिकल पे हूँ, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने से आपका बहुत ही शायद सपोर्ट हो सकता है, हेल्प हो सकती है। तो एग्जाम से पहले जरूर इसको आप देख के जाइएगा। समझ लीजिए बेटा हमारे पास में एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है जिसमें सोर्स की वोल्टेज को आपको इस तरीके से दे रखा हुआ है और एक जाहिर सी बात है ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम टाइम पे कई बार हम लोग ऐसी गलती कर जाते हैं कि इसको XL पढ़ देते हैं और इसको XC पढ़ देते हैं। ध्यान से देखने की जरूरत है, ये वोल्ट में, ये वोल्ट में, ये ओम में दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ ये रेसिस्टेंस बताता है, ये उस इंडक्टर के पोटेंशियल को बता रहा है, इस कैपेसिटर के पोटेंशियल को VC से रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरी बात, अब ये जो VR, अब करंट सर्किट में पूछा गया है कि करंट IRMS की वैल्यू बताइए, हमें VR यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ वो बताइए। जब मैं IR बता पाऊंगा तब मैं VR भी इजीली बता पा सकता हूँ, या और दूसरी भी प्रोसेस हो सकती है मेरे सामने। फेज डिफरेंस बिटवीन द L एंड C, जो L सर्किट और C सर्किट है इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, वो हमें निकालना होगा। अब बेटा समझने की जरूरत हमारे पास में है कि मैं अगर इसका आंसर देना चाहूँ L और C सर्किट का, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको लेक्चर में बताया हुआ हूँ कि अगर मैं सर्किट में L सर्किट से रिप्रेजेंट करूं, प्योर L सर्किट होता तो वो ऐसे बनाया जाता है, VL ऊपर की ओर बनता है और I नीचे की ओर बनता है, ठीक है, ये L है VL। और अगर कहीं पे सर्किट मुझे सिर्फ C का बनाना होता है, यानी कैपेसिटर के लिए बनाना होगा, तो C नीचे की ओर बनाया जाता है, और VL और VC एक साथ बनाना हो तो शायद आप ऐसे ही डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और आप देखने से आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर मेरे पास में तीनों ही लगे हुए हैं और मुझे L और C के बीच का फेज डिफरेंस बताना है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि दोनों के बीच 90 + 90 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। बेटा आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीसरे वाले पॉइंट का तो आंसर ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, और भी प्रोसेस मेरे पास है, हम tan phi को निकाल करके भी निकाल सकते हैं, बट अभी मैंने एक प्रोसेस आपको बताया। दूसरा आंसर दिया है VR और IRMS को निकालने का। बात इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट, अगर मैं V के लिए फॉर्मूला लिखूं तो V² फॉर्मूला था VR² प्लस आगे VL माइनस VC टू द पावर में 2। VL और VC दोनों ही वैल्यू बराबर है, ये भी फिर से रेजोनेंस की कंडीशन ही मेरे पास चलने वाली है कहीं ना कहीं। तो V² की वैल्यू VR² के बराबर होगा अल्टीमेटली, या V की वैल्यू मैं VR के बराबर ही लिख सकता हूं। तो V की वैल्यू जो भी आई होगी वही मेरे पास में VR की वैल्यू कहलाएगी। बच्चों ये बात आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। V की वैल्यू को हम चाहें तो IRMS इंटू में Z लिख सकते हैं, और R की वैल्यू को लिख सकते हैं IRMS इंटू में R। तो हमें R की वैल्यू पता है तो हम यहां से निकालेंगे Z की वैल्यू। देखिए VRMS को V को बोल सकते हैं, V नहीं VRMS है तो VRMS को लिखा जाएगा IRMS इंटू में Z, और बराबर में यहाँ आएगा IRMS इंटू में R, या अल्टीमेटली मेरे पास में Z बराबर R क्या आ जाएगा। तो Z की वैल्यू मेरे पास आने वाली है 400 ओम। तो क्या मेरा इससे कुछ प्रॉफिट हो सकता है? तो मैंने Z तो निकाल दिया, मुझे निकालना था VR इक्वल टू फॉर्मूला जो मैं लगाने बैठूं तो मुझे ये समझ में आता है कि VR का फॉर्मूला होने वाला है IRMS इंटू में R। अब अगर मुझे किसी भी तरीके से IRMS की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो सकता है, और IRMS तो मुझे देखने से कहीं नहीं पता चल पा रहा है। खैर मैं अगर देखता हूं V0 की वैल्यू निकालने की, तो V0 होता है 200 वोल्ट, वैल्यू आप यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो आप देख पाएंगे 50 पाई के बराबर आएगा, या 2 पाई f की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो 50 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी 25 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 25 हर्ट्ज की हो जा रही है, ठीक है। तो V0 भी पता है, यानी कि आपको पीक वोल्टेज पता है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है। इंपॉर्टेंट ये है बेटा लगाएंगे कैसे, किस तरीके से हम अप्रोच रखें कि हम आसानी से VR को निकाल पाए और साथ ही साथ IRMS को निकाल पाए। VRMS इक्वल टू IRMS इंटू Z होता है, तो Z भी मुझे पता चल चुका है, Z का मान पता है। VRMS पता है, तो क्या मैं IRMS यहां से निकाल सकता हूं? बहुत आसान तरीके से बच्चों। तो मैं इसको हटाना चाहूंगा, रिमूव करना चाहूंगा, तो देखिएगा इतनी बातें आप लिखी रहने दीजिएगा। आपने Z बराबर इतना पता कर लिया, मैं और बात को हटा दे रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मुझे फॉर्मूला पता है
वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई आर एम एस इंटू में जेड। ठीक है, ये जेड लिख रहा हूं मैं। वी आर एम एस का वैल्यू हो जाता है वी नॉट अपॉन में √2। आई आर एम एस की वैल्यू मुझे नहीं पता है अभी, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। और जेड का मान तो मुझे बच्चों पता चल चुका है ना, जेड की वैल्यू ये देखिए 400 लिखी हुई है, तो जेड की वैल्यू मैं 400 भी उठा के रख दूंगा। तो वी नॉट की वैल्यू है 200 अपॉन में √2 इज इक्वल टू द आई आर एम एस इंटू में जेड की वैल्यू है बेटा आपके पास में 400। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 200 को 2 टाइम्स लेके जाएंगे, ठीक है। तो आई आर एम एस की वैल्यू मेरे पास में आनी वाली है 1 अपॉन में 2√2। बहुत इजीली आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आई आर एम एस की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। जब मेरे पास आई आर एम एस की वैल्यू आ चुकी है, बचा किस बात पे है फोकस करना, वी आर निकालना। और वी आर जो होगा, जो कि बेटा यहां से करंट जब मेरे पास में आई आर एम एस ही निकलेगी तो जाने वाली करंट भी तो आई आर एम एस ही होने वाली है। तो वी आर एम एस वी आर जो होगा वी आई आर एम एस, क्योंकि इनटू में हो जाएगा आर के बराबर। इस सर्किट में वी का पोटेंशियल तो जो होगा वो आई आर एम एस इंटू आर ही कहलाएगा। आई आर एम एस की वैल्यू मैंने निकाल ली है, देखिए 1 अपॉन में 2√2 इंटू में आर की वैल्यू मेरे पास में लिखी हुई है 400। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि वी आर इज गोइंग टू बी, 2 से 2 काट दिए, हो जाएगा 200। 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 100 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू में √2। तो आपके पास ये कहीं ना कहीं 100√2 के फॉर्म में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो हमें वी आर की वैल्यू को दिया करेगा। अब बच्चों एक बात समझाना चाहता हूं कि हो सकता है आपकी बुक में इसका आंसर 200 लिखा हो। 200 क्यों लिखा हो वो भी मैं समझा देता हूं। हमने लिखा है आई आर एम एस, क्योंकि बच्चों करंट तो सर्किट के अंदर जाती है आई आर एम एस ही, लेकिन अगर उसने लक बाई चांस आपके लिए यहाँ पे आई आर एम एस ना लिख करके इसको आई समझा रखा होगा, क्या समझा रखा होगा, आई, तो आई आर एम एस की वैल्यू अगर आप निकालने बैठेंगे तो वो तो होती है आई नॉट अपॉन √2। तो आई आर एम एस को जाहिर सी बात इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब जो हमारे पास 2√2 आया हुआ है, ये वैल्यू हमारे पास √2 फिर से मल्टीप्लाई होगी इसमें। तो जो वी आर एम एस लिखा हुआ जाहिर सी बात है, चाहे वी आर एम एस लिखे चाहे वी लिखे, इनके अकॉर्डिंग वी और वी आर एम एस सेम है, जो अगर सोल्यूशन में 200 लिखा हुआ है। और आई आर एम एस की वैल्यू भी आई नॉट के बराबर, आई के बराबर सॉरी। लेकिन मैंने आपको समझा रखा, आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है कि आई करंट के सर्किट के अंदर जो करंट बहती है वो आई आर एम एस होती है, ना कि आई होती है। अगर आई लिखा है तो इसका मतलब है वो आई आर एम एस के बारे में कह रहा है। और आप बात समझ लीजिएगा, अगर ऐसे एरो बना के यहाँ आई भी लिख दे रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि आई आर एम एस, ना कि इसकी आई वैल्यू। आई क्योंकि आई जो होता होगा वो आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, पीक करंट को। पीक करंट तो मुझे लिखना ही नहीं है, सर्किट के अंदर तो कौन सी करंट जाती है, आई आर एम एस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो जाहिर सी बात है हमारे पास में इतने वोल्ट की वैल्यू आएगी। अब अगर इसी को √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वोल्टेज हमारे पास में, ये जैसे इस सर्किट के अंदर, जाहिर सी बात है इसके पीक वोल्टेज को बताने की बात करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं पेपर में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर रिस्पॉन्स अपना जरूर शेयर करिए हमें, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पेपर आप अटेंड करिएगा।